प्रिय विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लीजिए आज हम भाषा के लिखित रूप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा का लिखित रूप। भाषा कौशल के अंतर्गत बोलने और समझने में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। इसी प्रकार पढ़ने और लिखने में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। व्यक्ति अपनी बात को बोलने के स्थान पर लिखकर व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति लिखी हुई बात को पढ़ता भी है, उसमें लिखने की प्रधानता रहती है। अतः इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जो भाषा लिखी जाए और दूसरे उसे पढ़ लें, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग औपचारिक स्थिति में होता है, इसीलिए यह नियम भाषा के मानक रूपों पर आधारित होता है। लिखित भाषा की परिभाषा। जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर विचारों तथा भावों को समझा अथवा समझाया जाता है, वही लिखित भाषा है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखता है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर दिया जाता है। समाचार पढ़े जाते हैं। पत्र, निबंध, कहानी आदि यह सभी लिखित भाषा के अंग हैं। भाषा के अंग। लिखित भाषा में श्रुतलेख, विविध प्रकार के प्रपत्र, पत्र लेखन, पारिवारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, सूचना पत्र, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन आदि। लिखित भाषा की विशेषताएं। विद्यार्थी मित्रों, लिखित भाषा की अनेक विशेषताएं हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। लिखित भाषा औपचारिक होती है। लिखित भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा पालन होता है। लिखित भाषा प्रमाणित मानी जाती है। लिखित भाषा प्रतिष्ठित होती है। लिखित भाषा की विशेषताएं। छात्र मित्रों, अभी हमने आपको लिखित भाषा की विशेषताएं संक्षिप्त में बताए थे। अभी ये विस्तार से समझिए। लिखित भाषा स्थायी होती है। हमारे भीतर जो भाव और विचार होते हैं, उन्हें लिखकर स्थायी रूप दिया जाता है। ग्रंथों, पांडुलिपियों आदि में सैकड़ों और हजारों वर्ष पहले जो विचार संकलित किए गए थे, आज भी उसी प्रकार मिलते हैं। इससे भाषा का मानक रूप निरंतर बना रहता है। नंबर 2, लिखित भाषा औपचारिक होती है। मौखिक भाषा अनौपचारिक होती है और लिखित भाषा औपचारिक होती है। अनौपचारिक बातचीत करते हुए लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता। मौखिक भाषा में आप अपनी बातें कहीं से भी कैसे भी प्रारंभ कर सकते हो, कहीं भी रोक सकते हो, कहीं भी टोक सकते हो, किंतु लिखित भाषा में इन बातों को सावधानी बरतनी पड़ती है। लिखित भाषा में अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 3, लिखित भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा पालन होता है। लिखित भाषा स्थायी होने के कारण इसमें व्याकरण के नियमों का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाता है। यदि इसमें भाषा संबंधित कोई गलती हो तो वह उचित ही मानी जाती और वह भाषा पर अपना कुप्रभाव डालती है। भाषा लिखित भाषा की प्रमाणित मानी जाती है। आज के व्यावसायिक जीवन में सभी औपचारिकताओं में पाए जाने वाले तत्व ही प्रमाणित मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश का या किसी दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन पत्र देता है, तो वह लिखित रूप में देता है और साथ ही
लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करता है, तभी उसे सत्य प्रतिलिपि माना जाता है। लिखित भाषा प्रतिष्ठित मानी जाती है। अब लिखित भाषा प्रतिष्ठित क्यों मानी जाती है? लिखित भाषा के स्थायित्व और प्रमाणित होने के कारण इसकी प्रतिष्ठा अधिक होती है। भाषा का साहित्य लिखित रूप में ही मिलता है। लिखित साहित्य से भाषा की समृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि आकाशवाणी दूरदर्शन पर जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं, मुंह से बोलने के उपरांत भी लिखित होते हैं। अब हम आपको लिखित भाषा के अंग को विस्तार से बताएंगे। जिसका सबसे पहले पहला अंग है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ है अति सुंदर लिखना। सुनकर समझने और उसे सही रूप में लिखने को श्रुतलेख कहते हैं। श्रुतलेख लिखने में क्षमता का विकास होता है। नंबर 2, विविध प्रकार के प्रपत्र। हमें अपने विभिन्न कार्यों के लिए अनेक प्रकार के प्रपत्र भरने पड़ते हैं। उनमें डाकघर तथा बैंक संबंधी कार्य के प्रपत्र मुख्य हैं। डाकघर द्वारा जब हम किसी को रुपया भेजना चाहते हैं, तब हमें मनी ऑर्डर धनादेश प्रपत्र भरना होता है। डाकघर में रुपया जमा करने और निकालने के लिए अलग अलग प्रपत्र भरने पड़ते हैं। इसी प्रकार बैंक में भी रुपया जमा करने और निकालने की सुविधा रहती है। इन कार्यों के लिए भी अलग अलग प्रपत्र भरने पड़ते हैं। पत्र लेखन। पारिवारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, सूचना पत्र आदि ये पत्र लेखन में आते हैं। आज के समय में पत्रों को 2 भागों में विभाजित किया है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में पारिवारिक पत्र आते हैं। इन पत्रों में सामान्य रूप से वे पत्र आते हैं जिन्हें हम परिवार के लोग, संबंधियों तथा मित्रों को इनका कुशल समाचार जानने और अपना समाचार भेजने के लिए लिखते हैं। इन पत्र में आत्मीयता की भावना और घरेलू विवरण अधिक होता है। महान व्यक्तियों के पत्र बड़े ज्ञानात्मा होते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, आमंत्रित पत्र पारिवारिक पत्रों के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। व्यवहारिक पत्र। यह पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इन पत्रों का प्रयोग विभिन्न व्यावसायिक कार्य जैसे सामान भिजवाना, सामान भेजना, किसी वस्तु का मूल्य जानना, माल मिलने की सूचना देना, मंगाई गई वस्तु का पार्सल में गड़बड़ी की सूचना देना, ये सभी आ जाते हैं। सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए भी अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं, जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष अथवा ग्राम सभापति को सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, प्रकाश लाइट व्यवस्था के लिए पावर हाउस के लिए प्रार्थना पत्र। इसी प्रकार सार्वजनिक हित के लिए व्यवस्थाओं के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसके अलावा डाकपाल को व्यवस्था के लिए पत्र, पुलिस अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पत्र, समाचार पत्रों में सूचना भेजने के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं आदि। आवेदन पत्र। इस प्रकार के पत्रों में विभिन्न अधिकारियों से किसी विशेष कार्य के लिए प्रार्थना की जाती है। अवकाश प्राप्ति, शुल्क प्राप्त मुक्ति, आर्थिक सहायता या किसी अन्य कार्य के लिए छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य से की गई प्रार्थना, विभिन्न कर्मचारियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों से अपने संबंध में की गई प्रार्थना भी आवेदन पत्र के रूप में की जाती है। पत्र के आवश्यक अंग। अभी तक आपने पत्रों के विषय में पढ़ा था, लेकिन एक पत्र के अंदर कौन कौन से अंग लिखे जाते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम
पत्रों में ऊपर और भेजने वाले का पता लिखते हैं। इससे पत्र पाने वाले को भेजने वाले का सही सही पता ज्ञात हो जाता है, उसे उत्तर भेजने में कठिनाई नहीं होती। नंबर 2, पत्र भेजने की तिथि। पत्र के दाहिने और भेजने वाले के पते के नीचे दिनांक, महीना और सन लिखा जाता है। नंबर 3, संबोधन या अभिवादन। यह पत्र में ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में पत्र पाने वाले के पद के अनुरूप संबोधन किया जाता है, जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी, प्रिय भाई साहब, आदरणीय गुरुजन। व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में संबोधन की विधि निर्धारित सी होती है, जैसे महोदय, प्रिय महोदया, प्रिय श्री श्री श्री। अभिवादन के लिए भी व्यक्ति के पद या मर्यादा के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद लिखा जाता है। नंबर 4, पत्र के विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें कुशल क्षेम तथा समाचार संबंधी बातें अलग अलग अनुच्छेद में लिखी जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक समस्याओं के अनुसार विषय सामग्री को लेकर अनुच्छेद लिखा जाता है। पत्र का अंत। पत्र के अंत में दाहिनी ओर पत्र लिखने वाला अपने पद के अनुरूप शब्द यथा आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छु, कृपाभिलाषी, भवदीय आदि लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर करता है। पत्र पाने वाले का पता। पत्र समाप्त होने के बाद पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पत्र के ऊपर पत्र पाने वाले का स्पष्ट पता लिखा जाता है। इसी पते पर वह पत्र डाक द्वारा पहुंचता है। विशेष सूचना। अब पत्र लिखने की विधि बदल गई है। नई विधि के अनुसार संबोधन, प्रशस्ति तथा समाप्ति आदि बाईं ओर ही लिखी जाती है। तिथि लिखते समय महीने का नाम हिंदी में अवश्य लिखा जाए। नंबर 4, अनुच्छेद लेखन। रचना में कई विचार बिंदु प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सभी परस्पर संबंधित होते हैं। एक विचार बिंदु जितने वाक्यों में लिखा जाता है उसके वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। इसी प्रकार किसी रचना में अनेक अनुच्छेद हो सकते हैं। अब आपके लिए ये अनुच्छेद नियम के अनुच्छेद लिखने के कौन कौन से नियम होते हैं, ध्यान दीजिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार व्यक्त हो। अनुच्छेद के सभी वाक्य विचार की दृष्टि से परस्पर संबंधित हो, संबंध बना हुआ हो। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव अनुच्छेद के आरंभ में या अंत के वाक्य में अवश्य आ जाना चाहिए। नंबर 4, अंतिम अनुच्छेद में रचना का शीर्षक भी देना चाहिए। कहानी लेखन। बच्चों के लिए कहानी सबसे प्रिय साहित्य विधा है। वे बड़े चाव से कहानी सुनते और सुनाते तथा कहते हैं। अतः बालकों की उत्सुकता जगाकर उन्हें कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मक कल्पना शक्ति का विकास होगा और वह कहानी लिखना सीख सकेंगे। संवाद लेखन। बच्चों में पारंपरिक वार्ता को संवाद कहते हैं। वार्तालाप, कथोपकथन, संलाप आदि संवाद के पर्यायवाची शब्द हैं। उपन्यास, कहानी तथा अन्य कथात्मक रचनाओं को आगे बढ़ाने और पात्रों के चरित्र चित्रण में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद में एक पात्र किसी विषय को लेकर अपना कथन प्रस्तुत करता है तो दूसरा पात्र उसके कथन पर अपनी प्रतिक्रिया और विचार प्रकट करता है। इस प्रकार संवाद का क्रम आगे बढ़ता जाता है। निबंध लेखन। निबंध रचना का उत्कृष्ट रूप मिलता है। अनुभव और ज्ञान का कोई भी क्षेत्र
निबंध का विषय बन जाता है। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से निबंध के कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विचार प्रधान, नंबर 3 विवरणात्मक, नंबर 4 भाव प्रधान, नंबर 5 आत्मपरक। तो नंबर 1 देखिए वर्णनात्मक। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, प्रकृति, स्थल, बस, ऋतुओं, त्योहारों आदि का वर्णन वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। इनमें रागात्मक प्रकृति प्रधान होती है। विचार प्रधान निबंध, जैसे इन निबंधों में बुद्धि की तर्क शक्ति तथा मौलिक विचारों की प्रधानता रहती है और वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे भारतीय जल पोत, समुद्र, सहकारिता, अंतरिक्ष, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान की देन आदि आदि इस प्रकार के निबंध विचार प्रधान निबंधों में आते हैं। विवरणात्मक, इन निबंधों में प्राचीन अथवा अर्वाचीन घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों, उत्सवों, ऐतिहासिक कथाओं तथा महापुरुषों का वर्णन आदि आते हैं। भाव प्रधान, इनमें हृदय तत्व की प्रधानता रहती है, जैसे क्रोध, प्रेम, मित्रता, ईर्ष्या आदि। आत्मपरक, इनमें मनुष्य अपनी महत्ता प्रकट करता है, जैसे अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इसी श्रेणी में आते हैं। सांकेतिक भाषा। प्रिय छात्र मित्रों, हमने अभी आपको मौखिक भाषा समझाई, लिखित भाषा समझाई, मौखिक और लिखित भाषा की परिभाषाएं बताई, लिखित और मौखिक भाषा के विशेषता बताई, लिखित और मौखिक भाषा के अंग बताए। अब हम आपको सांकेतिक भाषा की ओर ले चलते हैं। सांकेतिक भाषा, कई बार मन के अनेक भाव हम शारीरिक हाव भाव द्वारा भी प्रकट करते हैं। जैसे क्रोध में आंखें निकालकर संकेत करते हैं, दांत पीसते हुए संकेत करते हैं, कभी क्रोध में बालों को खींचते हुए संकेत करते हैं। बच्चे अधिकतर पैर पटकते हुए क्रोध को जाहिर करते हैं। बोलते समय भी अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हाथों का संकेत करते हैं। जैसे चौराहे पे खड़ा सिपाही बोलता नहीं, वह तो हाथ के संकेत से ही रोकता और जाने का इशारा करता है। शारीरिक अंगों तथा भाव संकेतों के जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसीलिए सांकेतिक भाषा का विकास नहीं हो सका, क्योंकि यह भाषा सीमित तथा क्षणभंगुर है। इसमें कोई साहित्य नहीं लिखा जा सकता, न कोई साहित्य पढ़ा जाता, क्योंकि यह भाषा मौन भाषा है। इसीलिए ये संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। प्रिय छात्र मित्रों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो लीजिए छात्र मित्रों, अगला हमारा प्रयास होगा व्याकरण। तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को ज्ञान तरंगिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।